सेवी और संगीत प्रेमी समुदाय को, वाराणसी के संगीत सेवी और संगीत प्रेमी समुदाय को सादर प्रणाम करती हूँ। और मुझे मालूम है कि हम लोग मुख्य रूप से जिसके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं उसमें ये सब बाधक तत्व हैं, इस तरह का वाग विलास। लेकिन अपनी प्रसन्नता सिर्फ एक ऐसे बिंदु पर उभारना चाहती हूँ जिसको यहाँ शायद और लोग उस रूप में हो सकता है जानते हो, उल्लेख हुआ कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हम थोड़ी देर से यहाँ पहुंचे थे। देवाशीष नाम का परिचय तब का है जब ये स्कूल में पढ़ते रहे होंगे और हमारे दोनों भाई राहुल भट्ट जी और विभास भट्ट जी के बीच की कक्षा में संभवतः ये थे। तो देवाशीष का नाम तब से जान रहे हैं। और उनके जो संगीत गुरु जी थे पंडित समीरन बनर्जी जी, उन्होंने कोई सा एक भजन सिखाया था, कृष्ण भगवान वाला, अभी हम भूल रहे हैं, कोई कृष्ण भगवान वाला भजन था, नाम कही ये कृष्ण भगवान, वो वाले भजन की चर्चा घर में जब भी होती थी तो हमारे दोनों भाई साथ में इसका उल्लेख करते थे कि हमारे स्कूल में देवाशीष नाम का लड़का है, बहुत अच्छा गाता है ये। मैंने ये देवाशीष नाम तब का सुना हुआ है। फिर उसके बाद उसकी संगीत की प्रतिभा अलग अलग रूपों में सामने आई और 1983 वाला साल या 84 वाला साल था जब दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ। और दूरदर्शन केंद्र के उद्घाटन के लिए हमारे पूज्य पिताजी पंडित बलवंत राय भट्ट जी से कहा गया कि आप कोई सांगीतिक प्रस्तुति करवाइए। और उसके लिए उन्होंने जो भारत माता की वंदना वाला पद था, स्वाधीन भारत सर्वदा सुख शांति जग में चाहता है, वैर और विनाश का वह खड़ा रोके रास्ता है, उस समूह गान का संचालन उन्होंने किया, निर्देशन किया। और उसमें हमारे भाई राहुल जी, विभास जी, हमारी बहनें लैलीना भट्ट, गीत सुधा भट्ट और प्रदीप भाई की लड़की मनीषा दीक्षित और सांत्वना मुखर्जी थी तब, और देवाशीष, इतना बड़ा वो समूह था। और उस घटना को आज 40 साल से तो ऊपर हो ही रहे हैं और देवाशीष उस पद को जहाँ मौका मिलता है वो जरूर गवाते हैं। और कहीं कहीं से वो हमारे पास तक सूचना पहुंचती भी रहती है कि आज फलानी जगह के कार्यक्रम में ये करवा दिया, आज 15 अगस्त का अवसर है या कोई और भी देशभक्ति गीत करवाने का। मुझे इसकी बहुत प्रसन्नता है कि वो गीत एक बहुत अच्छे हाथों में पहुंचा हुआ है और वो श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। और एक छोटी सी बात, हमें ये तो नहीं मालूम था पहले कि तुम्हारी माता जी भी वसंत कन्या महाविद्यालय की पढ़ी हुई है, ये हमें बाद में पता चला। लेकिन देवाशीष की पत्नी को हमने वहां पर देखा, उसको हाँ, देवाशीष की पत्नी वसंत कन्या महाविद्यालय में संगीत विभाग की छात्रा रही और हम अब सेवानिवृत्त हो गए और हमें पता चल रहा है कि उसकी अगली पीढ़ी भी वसंत कन्या महाविद्यालय में संगीत सीख रही है। तो ये 3 पीढ़ियां हैं, देवाशीष की माता जी, देवाशीष की अर्धांगिनी और देवाशीष की सुकन्या। ये सब वसंत कन्या महाविद्यालय की छात्राएं थी, रही और हैं। और हमको इस चीज की खुशी है कि उसी वसंत कन्या महाविद्यालय में हम भी सेवारत थे थोड़े समय। उस समय रागिनी भी वहां पर थी, रागिनी ने भी जब पढ़ाई की वसंत कन्या महाविद्यालय में तब। और देवाशीष के परम गुरु जी पंडित कालविन जी, वो एमयूज की कक्षा में हमारे परीक्षक थे। वो संयोग ऐसा था कि जिन परीक्षक को आना था दोनों ही साल, प्रीवियस में भी और फाइनल में भी, वो बाहर के परीक्षक नहीं आए तो आखिरी क्षण में जिसको बुलाते हैं उस तरह का कालविन गुरु जी को बुलाया गया। हमने शाम का राग तैयार कर रखा था, पूरिया कल्याण, और पता चला कि कालविन जी सुबह की परीक्षा लेने आए हैं, उनको शाम को समय नहीं है। हम लोग तो एकदम मैंने दुर्दशाग्रस्त हो गए थे कि अब शाम का राग कैसे गाएं उनके सामने सुबह। बहुत बहुत नियम के पक्के, बहुत अनुशासन के पक्के, किसी तरह से अपने हेड के माध्यम से, गौतम जी हेड थे, उनके माध्यम से वहां तक बात पहुंचाई प्रोफेसर ज्योतिषी जी से कह करके। तो उन्होंने कहा कि सब विद्यार्थियों से कह दो कोई चिंता करने की बात नहीं है, तुमने जो राग तैयार किया है वो गा लो, अब कालविन भी बदल गया है। तो हम शाम का राग सुबह गा सके। और जब वसंत कन्या महाविद्यालय में नियुक्ति हुई, मैं उनको प्रणाम करने, उनका आशीर्वाद देने गई तो उन्होंने खूब प्यार से पीठ थपथपाई और मराठी में बोले कि
जो आता है जितना आता है उसको जी भर करके सिखाना, जो आता है जितना आता है उसको जी भर करके सिखाना, ये सब प्रसंग था। तो इन्हीं सारी प्यारी स्मृतियों के साथ तुमको बहुत बहुत मेरे मुंह से तुम निकल रहा है, क्योंकि हमें वही याद आ रहा है जो देवाशीष हमारे भाइयों के साथ स्कूल में पढ़ता था तब का नाम पड़ा हुआ है। तो अभी बहुत बहुत उन्नति हुई है, बहुत अच्छे पद पर पहुंच गए हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, उस चीज की बहुत प्रसन्नता है। और वीकेएम से ये जो जुड़ाव है इसका शायद जितना आनंद और जितना आकर्षण हमको होगा उतना शायद औरों के साथ नहीं हो सकता है। तो वो बात हमको आपसे जरूर बतानी थी कि देवाशीष के परिवार में 3 पीढ़ियां वीकेएम से जुड़ी हैं और हम भी उसमें सहयोगी। तो जैसा कि बच्चे जानते हैं यहाँ पे या ना जानते हो तो जान ले, जो शास्त्रीय संगीत में रचना करता है उसको रचनाकार नहीं बोलते, उसको केवल जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लिरिसिस्ट या कंपोजर, ये सारा काम एक साथ करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है वाग्यकार। वाग्यकार तो इसमें वाक और गेय ये दोनों ही चीजें आती है। जो काशी के सबसे मूर्धन्य वाग्यकार है मतलब अभी भले ही यहाँ पे नहीं है, सूक्ष्म शरीर में है, वे है पद्मश्री पंडित बलवंत राय भट्ट जी, जिनका अभी जिक्र हो रहा था, भावरंग जी। उन्हीं की पुत्री और दामाद से आपने सुन लिया, उनके बारे में जिक्र आना ही था, आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी पुस्तक में, हर एक पुस्तक में उनके द्वारा पहली बार जो उन्होंने मुझे राहुल से लिखवा करके जो दिया था आशीर्वाद, वो पहले पुस्तक में तो अंकित था ही, दूसरे और तीसरे में भी मैंने कहा कि और किसी का नहीं, ये जरूर रहेगा, क्योंकि हम सभी के दृष्टि में उनके जैसा कोई वाग्यकार ना पहले कभी दिखा गया है, ना बाद में होगा, भूतो न भविष्यति वाले हैं। और ऐसे वाग्यकार को हम यहाँ पे स्मरण कर पाए, आप लोगों के माध्यम से उनकी उपस्थिति यहाँ पे अनुभव कर पा रहे हैं, तो क्यों ना हम फिर उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर एक जो तीसरे बैठे हुए हैं श्री राहुल भट्ट जी, जो मेरे स्कूल में मेरे साथ में हम लोग पढ़े हुए हैं, तो उनसे भी 2-4 शब्द सुन लेते, क्योंकि दोस्तों का भी तो कुछ बात होना चाहिए। तो इससे हमें इनसे शुभकामना भी मिलेगी। श्री राहुल भट्ट जी, आपको गवा देते तो ज्यादा बंदिश सुना देते हैं, आप बोलने के लिए कह रहे हैं तो सोच रहे हैं। बहुत उत्कृष्ट गायक है। देखिए, यहीं से दोस्ती की शुरुआत होती है। हम है, चलो पढ़ा दिए, बोलना मेरा काम नहीं है, और जो ये कर रहे हैं, जो जैसा इन्होंने अभी अन्य हमारे बड़े भाइयों के लिए बता रहे थे कि अतिरेक में कुछ कर रहे हैं, वैसा ही ये भी करते हैं, उससे छूते नहीं। अतिरेक में इन्होंने भी कहा कुछ। बहरहाल जी ने बहुत कुछ याद किया पहला दिन, तो उस पहले भजन रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए कि पहले जब हमारा इनसे परिचय हुआ था स्कूल में, तो उस समय एकदम पहला दिन था, तो रास रचावत आवत मोहन, ऐसा कुछ भजन था शायद, रास रचावत आवत मोहन, ऐसे कुछ शुरुआत थी अगर सही याद है, धीरे 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 धीरे, तो वो पहला परिचय था। तो और अभी इस समय तो अब नाम लेते हैं, घर पे हम लोगों ने एक बंगाली लड़का है, एक भजन गाया था हमारे क्लास में, ही इतना ही परिचय दिए थे। सीधी सी बात है, दोस्ती के नाम पर लिया था तो उसी ढंग से शुरू होगा। बहरहाल वो भी समय था, आज भी समय है, एक गाना गाते रहे, लगे रहे उसी में, और हम लोग कब मौका मिले खिड़की से कूद के बैट बॉल लेके दूसरी ओर दूसरा अभ्यास करते थे। इन्होंने वो स्थान प्राप्त किया जिसके ये हकदार थे, हम को वो स्थान मिला, आनंद लेने वाला, आनंद लेने वाले में हम अभी किसी से कम नहीं है। और बाकी मित्र है, सहपाठी है, तो जितना आगे बढ़ेंगे तो इतना तो हमका सामने से कहेंगे कि हमारे साथी है, उसी की खुशी है, उसी का गौरव है। बाकी ये अपना जो मार्ग इन्होंने बनाया है उसको उसी राह पे चलते चले, प्रशस्त होते रहे, उन्नति करते रहे, और हमको फिर आनंद प्राप्त करने का, खुश होने का अवसर देते रहे। भगवान से यही प्रार्थना है।
हमारे बीच में संगीत के मूर्धन्य कलाकार तो है ही, मूर्धन्य विद्वान भी हैं, संस्कृत के भी, अन्य साहित्य के भी। लेकिन एक व्यक्ति का जिक्र मैं विशेष रूप से करना चाहूँगा। ऐसे तो मैंने पुस्तकें, अपनी पुस्तक में काफ़ी लोगों के हाथ में मैंने पहुँचाई, कभी 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 मैं किसी न किसी को अपने आदर देने के लिए कहिए, कभी स्नेह देने के लिए कहिए, मैं अपनी पुस्तक सोचता हूँ कि लोगों के हाथ में पहुँचती भी है, लोग पढ़ते भी हैं, बताते भी हैं, लेकिन आत्मसात कर लेना किसी चीज को एक बड़ी बात है। और इसी तरह एक छोटी सी मुलाकात हमारी बाई चांस हुई। मैंने कहा कि मैं आ जाता हूँ आपके ऑफिस में। उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद आऊंगी। और वो शिल्पायन में आ गई। और आने के बाद मुझे नहीं पता था कि किसी और विद्या की है तो इनको संगीत से इतनी दिलचस्पी होगी। फिर जब मैंने पुस्तक उनके हाथ में थमाई तो हम बहुत कैजुअली, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कैजुअली मैंने कहा कि ठीक है, संगीत की तो है नहीं, उसे पीछे एक आध आलेख वगैरह होगा, शायद उतना वो पढ़ लेंगी तो उनको थोड़ा मेरे बारे में अच्छा लगेगा पढ़ना, परिचय अभी भी हुआ है तो थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन उसके बाद जब आगे और मुलाकात होती है तो मैं देखता हूँ कि उस किताब का सारांश उनके पूरे दिमाग में है। कौन सी बंदिश किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में लिखी गई है, उसका इतना सुंदर विवेचन उनके अंदर आ गया। और हमको बताते गए तो मेरी तो आंखें विस्फारित हो गई। करते करते एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने अपने फैकल्टी में मुझे लगभग 2.5 घंटे का समय मेरे बंदिशों पर केंद्रित करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया उन्होंने। मैं वो दिन अपने स्मरणीय दिनों में गिनता हूँ, जो कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में मुझे आने का एक तो मौका मिला, वहाँ खड़े होकर के बोलने का। मैं पता नहीं इस लायक था या नहीं। वो एक इतना विद्या का सुंदर मंदिर है सोशल साइंस का, और वहाँ पे मेरी बंदिशों पर तरह तरह की बातें, और सभी गुणीजन बैठे हुए उसका आनंद ले रहे थे। मेरे विद्यार्थियों ने सुंदर उम्दा प्रस्तुतियाँ भी की। तो ऐसे प्रोफेसर बिंदा परंजपे जी, जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की डीन है, वो हमारे बीच में मौजूद है। तो क्यों ना आपसे थोड़ा बहुत मैं सुनूं इस बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कुछ भगवान की मर्जी है कि थोड़ा आपसे पहले पैदा हुई हूँ, इसलिए सबसे पहले तो देवाशीष गुरु जी को बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं। संगीत के संदर्भ में कुछ बात करने की मेरी कोई क्षमता नहीं है, लेकिन कुछ अगर जीने लायक इस पृथ्वी पे कुछ है तो वो संगीत है। इस पे मैं विश्वास करती हूँ और इसीलिए सुनती रहती हूँ और लोगों से चर्चा करती रहती हूँ, कुछ जानने का प्रयास करती हूँ। देवाशीष जी ने जब मुझे अपनी किताब दी तो व्यस्तताएं आप जान रहे हैं कि इतने बड़े विश्वविद्यालय में और एक संकाय के प्रमुख पद पे रहते हुए कई सारी जिम्मेदारियों की वजह से 3 महीने के बाद मैंने वो पुस्तक को हाथ लगाया। तब तक नहीं पढ़ पाई, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे इतना आनंद आता गया उससे, और मुझे ये लगा कि मैं यहाँ कई वर्षों से रह रही हूँ। अब मूलतः मैं कोंकण प्रांत की हूँ, महाराष्ट्र के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स की, और मराठी स्पीकिंग हूँ। और जो मैं पढ़ती गई तो मुझे काशी का एक अलग परिचय उससे होता गया, और मुझे ऐसे लगा कि एक संगीत के क्षेत्र में जिनकी एक इतनी पहुंच है, वो व्यक्ति काशी को कैसे देख रहे, गंगा को कैसे देख रहे, अलग अलग यहाँ के देवी देवताओं को कैसे देख रहे, यहाँ की सुबह को कैसे देख रहे, और कुछ शाश्वत हमारे जो मूल्य है उसको भी कैसे देख रहे हैं।
तो मुझे ऐसे लगा कि इनसे और बात करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आपके ये रचनाओं में, बंदिशों में मुझे जो काशी दिख रही है उसके बारे में मुझे थोड़ा और बताइए कि आपको ये प्रेरणाएं कैसे आई और आपने इस रचनाएं कैसे की। और हमारी कुछ बातचीत शुरू हो गई। फिर मुझे लगा कि ये गद्य चर्चा का विषय नहीं है, इसको सांगीतिक प्रस्तुति के माध्यम से ही समझा जा सकता है। और इसीलिए उस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया कि काशी की अलग अलग परंपराओं को समझने का एक प्रयास। हमारे तबला वादक पूरण महाराज जी, उनका भी कार्यक्रम हुआ था उसी के अंतर्गत तबले का, और इतना खूबसूरत, मतलब मैं कभी नहीं भूलूंगी वो कार्यक्रम जिसमें गुरुजी ने इतनी अनोखी अनोखी रचनाएं हमको वहाँ उसके बारे में बताया, प्रस्तुत की। एक चर्चा सत्र भी हुआ जिसमें अलग अलग लोगों ने अपने तबले के अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। तो लेकिन उसकी शुरुआत गुरुजी के प्रस्तुति से हुई थी। तो मैंने उनको कहा कि क्यों ना हम आपके विद्यार्थियों के द्वारा इसको सुनते हैं। अब एक संगीत का कार्यक्रम करना है तो संगीत के जानकार व्यक्ति का वहाँ होना भी जरूरी है जो चर्चा में हिस्सा ले। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय के मैडम ऋचा मैडम, उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तो मैंने उनको फोन किया और उनको रिक्वेस्ट की। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि वो मेरे गुरु बंधु है, और इतनी प्रसन्नता से उन्होंने त्वरित मेरा आग्रह को स्वीकार किया, मेरे आग्रह को, और एक बहुत सार्थक चर्चा वहाँ हमारी हो पाई। और एक प्रसंग मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। बंगलोर से हिस्ट्री ऑफ आर्ट में काम करने वाले एक बहुत सीनियर प्रोफेसर राघवेंद्र कुलकर्णी जी, मेरे अच्छे दोस्त भी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब साक्षात्कार चल रहे थे तो एज एन एक्सपर्ट ही हैड कम हिस्ट्री ऑफ आर्ट के इसके लिए। तो स्वाभाविक है, मित्र है, तो उन्होंने कहा था कि एक मीनिंगफुल इवनिंग बितानी है बनारस में। और मैंने सोचा कि मीनिंगफुल इवनिंग तो म्यूजिक की हो सकती है बनारस में, और मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की और उनके घर में शिल्पायन में हम लोगों ने एक छोटा सा म्यूजिक का कार्यक्रम उस समय आयोजित किया, और काफी बहुत अच्छी चर्चा उसमें हुई। और रागिनी जी ने और उनके और शिष्यों ने भी ये प्रस्तुत किया। एंड मुझे ऐसे लगा कि मुझे काशी का कुछ एक ट्रेजर मिल गया है, एक खजाना मिल गया है कि जब मैं चाहूँ मैं उसको खोल के अपना जी भर के उसका आनंद लुटा सकूँ। तो ये मेरे लिए उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी आपका बहुत 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 धन्यवाद। और रागिनी जी के बारे में मैं इसी साथ एक बात कहना चाहती हूँ, हालांकि आज का दिन उत्सव मूर्ति आज गुरुजी है। उनकी ये जो दूसरी पुस्तक जो मेरे पास है उसमें रागिनी जी का भी जो लेख है, और फिर रागिनी जी के साथ भी मैं कुछ थोड़ी बात करती रही, और मुझे लगा कि उनकी जो ये एक जिज्ञासु वृत्ति है और उनको सीखना है और समझना है। मैं सच में बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि वो बरकरार रहे और इसी तरह से आपकी जिज्ञासा और बढ़ती रहे और गुरुजी आपको और सिखाते रहे। और जैसे कि आपने भट्ट मैडम ने जैसे कहा कि वो योग के हाथों में और आगे उसकी श्रृंखला चलती रहे, इसके लिए सबको मैं कहती हूँ कि ये ऐसा ही बना रहे, इसकी प्रार्थना हम सब लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अच्छी फिल्म आती है ना, उसका फिर एक सीक्वल बनता है। तो जब उस दिन हम लोगों ने मैंने अपने सारे विद्यार्थियों के साथ जो अपनी बंदिशों पर, जैसा आपने अभी बताया विस्तार से, जब प्रस्तुति की तो उसका एक सीक्वल भी बना बाद में। उनके यहाँ पे एक सेमिनार हुआ, इंटरनेशनल सेमिनार था, कलर्स ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव्स, इंडियन ट्रेडिशन का। इंडियन ट्रेडिशन में था कि कलर की कैसे कैसे क्या हो सकते हैं। तो खैर वो तो मेरे लिए आंखें फटी रह गई जब मैं वहाँ पे अलग अलग विद्वज्जनों को सुनता रहा, कुलकर्णी जी को और भी बहुत सारे लोगों को, एक एक विषय पर इतना गहन प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन इतने जोरदार, इतने पीछे उसके पीछे मेहनत थी। मैं जब उस सेमिनार को अटेंड किया तो मुझे लगा कि सच में
लोग कितना कुछ कर रहे हैं। बनारस में जो कर रहे हैं सो अपनी जगह, लेकिन बाहर क्या क्या काम चल रहा है देख के लगता है कि हाँ, लोग किस तरह से विद्या को आगे बढ़ाने में, भारतीयता को, भारतीय मनीषा वांग्मय को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आश्चर्यजनक है। तो खैर उसमें एक शाम उन्होंने फिर मेरे लिए अलॉट कर दी, क्या दिया कि कलर्स के बारे में, आप संगीत में कलर यानी रंग कहाँ कहाँ है, तो राग रंग, राग भी वही है, रंग भी वही है। तो उसके बारे में मैं पूरा जो भी हमसे हो सका, वो भी करीब करीब 1.25 घंटे तक चला, और इतना आनंद आया कि मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ। अभी मैं गया था तो वहाँ पे अमेरिका में माउंट होलियर कॉलेज में, तो वो माउंट होलियर कॉलेज में एक वहाँ पे आर्ट हिस्ट्री के प्रोफेसर है अजय सिन्हा जी। अजय सिन्हा जी को मैं अपने से छोटा समझता था, रहता था कि मुझसे 5-7 साल छोटे तो होंगे ही, तो उनको ऐसे ही आराम से बातचीत करता था। एक दिन पूछ लिया कि आप कितने साल के, बोले कि 69 साल के। मैंने कहा हम सर पे हाथ रखा, मैंने कहा 8 साल हमसे बड़े। इतने चपल, इतने चंचल और दिमाग से इतना तेज वो व्यक्ति वहाँ पे। तो तरह तरह के वहाँ पे नए नए काम कर रहे थे। वहाँ पे काम करने का ढंग थोड़ा अलग है। अब ये आप जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देख रहे हैं और इसकी नई नई विशेषताओं के बारे में देख रहे हैं, वो तो मैं जब वहाँ पे गया था 2012 में, तब वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड देखा था मैंने कि किस तरह से विद्यार्थी एक तरह से कहिए शॉपिंग करते हैं अभी, तो क्या पढ़ना है मुझे, उनके सामने तरह तरह के सब्जेक्ट्स के पड़ोस दिए जाते हैं और उसमें से वो अपनी इच्छा से, अपनी रुचि के अनुसार चयन करते हैं। तो प्रोफेसर लोग भी तरह तरह की चीज सोचते हैं। तो वही प्रोफेसर जो अजय सिन्हा जी का, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा टॉपिक सोचा कि जो अपने यहाँ पर फिल्म बनी थी मदर इंडिया, मदर इंडिया फिल्म के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ खास खास बातें भी है। जैसे एक छोटी सी बात है कि मदर इंडिया नाम ही क्यों रखा गया। हिंदी फिल्म थी उस जमाने में मदर इंडिया, तो पता चला, उसके बाद जानकारी मुझे मिली कि एक महिला ने भारतीय महिलाओं के बारे में कुछ अच्छे ना विचार रखते हुए खराब विचार के साथ एक पुस्तक लिखी थी, मायो नाम की थी। तो वो महिला ने उस पुस्तक का नाम मदर इंडिया लिखा था और वहाँ की, यहाँ की महिलाओं के बारे में काफी डिरोगेटरी कमेंट्स भी किए थे और उसको खराब ढंग से चित्रित किया था, जिसको देखते हुए भारतीय लोग जो है बिल्कुल उबल गए थे, जो लोग यहाँ के बुद्धिजीवी थे। तो इसलिए जब उस फिल्म को बनाया गया तो उसमें भारतीय महिलाओं की जो उनकी सशक्त चरित्र है उसको उजागर करते हुए ये फिल्म बनी थी, जिसमें माँ और बेटे सुनील दत्त और नरगिस उनको ये है, और उसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में तरह तरह की बातें भी थी। और उस फिल्म को बनाते में कैसे एक एक्सीडेंट होता है जिसमें नरगिस को एक आग से घिरा हुआ स्थान में हो जाती है, रिस्क रहता है, तो सुनील दत्त उसको बचाने के लिए अपनी जान पर खेल करके बचाते हैं और खुद भी बहुत घायल हो जाते हैं। तो बाद में दोनों में वास्तव में एक प्रेम संबंध आ जाता है। लेकिन मुश्किल यहाँ थी कि फिल्म में वो माँ बेटा थे, नरगिस माँ और सुनील दत्त बेटा, और उसके बाद उन लोगों ने शादी की तय कर ली। तो डायरेक्टर ने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि भाई रुक जाओ जरा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस रूप में भारतीय लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। तो काफी दिन तक उनकी शादी को टालना पड़ा था और छुपा के रखे गए थे। बहुत सारे अलग अलग बातें, तो उसमें काफी कुछ लोकगीत, भारतीय लोकगीत की भी कुछ चीजें उसमें आई है। तो उसको लक्षित करते हुए लोगों ने एक टॉपिक रखा हुआ था कि किस प्रकार इंडियन फिल्म में, बॉलीवुड फिल्म में लोक संगीत को स्थान मिला हुआ है। और हम लोग को मौका मिल गया और हमको कहा गया कि इसी टॉपिक पर अगर आप क्लास लेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो हमने कहा कि कोशिश करता हूँ। बैठ करके हम लोगों ने, हम और जयंती का साथ में थे, जयंती का साथ में थी, इसको हमेशा बोलते हैं, जब देखो तब खाली पुरानी फिल्म देखती रहती है, मैंने फिल्म देखने के, पुरानी फिल्म देखने के लिए नहीं जाते हैं, कहते कि फिल्म ही क्यों देखती रहती है हमेशा, इतना कुछ है, जब देखो तो मोबाइल में घुसी रहती हो, गेम नहीं खेलती और बहुत मॉडर्न दुनिया भर की चीजों में रील और उसमें भी नहीं रहती। लेकिन जब मौका मिलता है कोई एक पुरानी फिल्म उठा लेती और उसको लेकर देखना शुरू कर जाएगी। डांट भी बहुत पड़ती थी क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई से थोड़ा हटती थी, तो डांटना तो है। लेकिन उस दिन उसका फायदा मुझे मिला है। उससे हमने जब जिक्र शुरू किया तो उसने इतने अच्छे अच्छे मुझको पॉइंट्स दिए
फिर मैंने वहाँ पे बताया भी और इससे गवाया तो देखा कि मैं जितना समझता था उससे कहीं ज्यादा इसको फिल्मी संगीत आते हैं। और एक जिस चीज के लिए मैं डांटता था वो उस दिन बहुत काम आया, तो हमने कहा कि अच्छा थोड़ा थोड़ा देख ही लिया तो खैर वो हम लोग का सेशन जो था वो बहुत जबरदस्त हुआ। तो मैंने उनको ये आपकी कलर्स वाले के लिए वहां पे मैं छोड़ के आया हूँ और उसका मैंने 3 बार अलग अलग स्थान पे उनको अजय सिन्हा जी से पूरा डिस्कस किया कि किस तरह से उन्होंने किया था और आप यहाँ पे इस तरह का कोई अगले किसी सेशन में एक टॉपिक उठा लीजिए और एक उस पर अपना क्लास एक सेमेस्टर करेंगे तो आपके विद्यार्थी लोग बहुत इंटरेस्टेड भी होंगे और अच्छा भी लगेगा। तो वो कलर्स की बात थी और इसी तरह से बात चली थी। तो इधर गुरु जी का जिक्र तो आया ही है, यहाँ पे मेरे कई गुरु बहन मौजूद हैं और मधुमिता जी यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य जी आप मेरे गुरु बहन हैं और अगर आप 2 शब्द बोले गुरु जी की याद भी कर लेना चाहिए आज के दिन। आप सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। आप लोगों की बात मुझे बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ सभी हमारे गुरुजन बैठे हैं और सबसे पहले देवाशीष दादा को ढेर सारी शुभकामनाएं और परम पूजनीय गुरु जी को स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करती हूँ। और यहाँ दादा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी पुस्तकों का उन्होंने पुस्तकों को लिखा है, इतनी बंदिशें बनाई हैं। उस दिन फैकल्टी में भी हम लोगों ने इनकी बंदिशें सुनी, बहुत सुंदर। हम लोग इतना याद कर रहे थे और आपस में चर्चा भी कर रहे थे कि इस पर कोई अच्छा कार्यशाला हो तो बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे हमारे यहाँ। और बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मधुमिता जी जब सीखती थी मैं भी उसी समय सीखता था, मेरी छोटी बहन की तरह है। और उसी समय मेरा परिचय होता है एक और व्यक्ति से, दीदी हैं वो, और उनसे उनका गाना उस समय सुनते थे। मुझे याद है उसी मोहल्ले में जहाँ गुरुजी रहते थे, थोड़ा बगल में किनका घर था याद नहीं है, लेकिन गाना मुझे याद है, हे गोविंद। तो वो भजन मैं सुन रहा था, तो आज भी मेरे कानों में वो गूंजता है। तो प्रोफेसर शारदा विलंकर जी कृपया 2 शब्द। यहाँ सभी विद्वजन बैठे हैं, रसिकजन बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं। देवाशीष जी के बारे में सबने बहुत सारी बातें की हैं। एक यशस्वी कलाकार के साथ में एक बहुत अच्छे गुरु हैं और उन्होंने बहुत लोगों को तैयार किया है। हम लोग सब बच्चों का सुनते हैं तो उनको इसके लिए बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, बधाई। आज उनके जन्म दिवस पर हम बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देते हैं। और जैसे देवाशीष जी ने कहा, वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, हमेशा बड़ी बहन की तरह आदर करते हैं। बहुत छोटेपन से, बचपन से मैंने भी उनको जाना है, देखा है। हमेशा कुछ भी पूछना होता था तो दीदी वो पूछते थे हमसे। तो और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत दीर्घायु रहें, यशस्वी रहें और कीर्तिमान हो और खूब सिखाते रहें बच्चों को इसी तरह से। और उनका और
हृदय से मैं शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। इसी तरह संगीत के कार्यक्रम में आते जाते कहीं न कहीं संगीत प्रेमियों से बहुत संबंध बनते जाते हैं। कहीं पर गए, कोई मिल गया, तो ऐसा नहीं कि वे सभी संगीत के ही जुड़े हुए संगीतकार होते हैं, चाहे अध्यापक होते हैं, ऐसा ही नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी और विधा से, जैसे अभी आपको मैंने बिंदा जी से मिलवाया, वैसे ही गायत्री माहेश्वरी जी से हमारी मुलाकात भी अक्सर संगीत के कार्यक्रमों में खूब अच्छी तरह होता है। और संगीत को हम लोग संगीतकारों की दृष्टि से देखते हैं, वो तो एक अलग बात है ही है। थोड़ा उससे हटके लोग कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, उसके बारे में भी सुनने में शायद हमारे विद्यार्थी गणों या आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। डॉक्टर गायत्री माहेश्वरी जी, आप अपना एक छोटा सा परिचय भी प्लीज बता दीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग परिचित नहीं है। आज का दिन तो देवाशीष जी का है और देवाशीष शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या हम सब सुन चुके हैं। तो सब सर्वप्रथम तो आज के दिन की आपको बधाई, और इस शुभ अवसर पर जो भी यहाँ उपस्थित हैं उन सबको भी उनकी इससे बधाई। मेरा परिचय, अब मैं सेवानिवृत्ति ले चुकी हूँ, साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ, राजकीय महाविद्यालय में प्रशासनिक पदों पर भी रही हूँ। साहित्य और संगीत का आपस का अंतर्वैषयिक बहुत संबंध है, किंतु मैं शास्त्रीय संगीत की प्रत्येक विधा की मुझे अघोषित बनारस में जो मुझे जानते हैं, विशेष रूप से देवाशीष जैसे कद के जो संगीतज्ञ हैं, उन्होंने एक अघोषित उपाधि सुधी रसिक श्रोता और दर्शक की दे दी है। और इस अघोषित उपाधि का जो असली अर्थ है, मैं आनंद ग्रहण करती हूँ। मैं बहुत संक्षेप में, बहुत सारे लोग बहुत सारगर्भित बोल चुके हैं, उससे ज्यादा सुंदर कुछ बोलने का मैं यत्न भी नहीं करूंगी, और पूर्व से मुझे ये मालूम भी नहीं था कि बोलना है। संगीत का एक और पक्ष है जिसे मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है, कि जितनी देर आप संगीत को सुनते हैं, आप अपने जीवन के व्यक्तिगत मानसिक तनाव भूल जाते हैं, भले ही आप संगीत का क ख ग भी नहीं मेरी तरह जानते हो। और ये मैं कोई किताबी बात नहीं कह रही हूँ, यह मैंने जो स्वयं जीवन में अनुभव किया है वह कह रही हूँ। देवाशीष जी के प्रति मेरा सारा स्नेह और सम्मान उनके कार्यों के लिए और उनके संगीत के लिए, और उनका जो शिक्षक स्वरूप है। अभी मेरे पूर्व किसी अग्रज ने उनके स्नेह और सम्मान के पात्र किसी ने कहा कि ये सचमुच में मैंने भी बहुत करीब से देखा है कि बनारस में शास्त्रीय संगीत के वादन हो या नृत्य हो या कोई अन्य वादन में भी, अब तो हर चीज में स्पेशलाइजेशन, किसी भी क्षेत्र में हो, भाषा पर पकड़ और शिक्षा देने की क्षमता ये बहुत विरल है। बहुत से उत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर के कथक नर्तक या और भी तमाम सारे होते हैं, लेकिन उनकी कभी कभी कुछ मित्र हैं, मैं नाम नहीं लेना उचित समझूंगी, उनको मैं कहती हूँ कि मुझसे कुछ हिंदी सीख लो, कुछ बोलना भी सीख लो, तो और सोने में सुहागा हो जाएगा। पर यहाँ तो सोना, हीरा या स्वर्ण मंडित में कई स्वर्णों का कई आले मतलब ओवरलैप है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आज इनका जन्म दिवस है, मुझे कहने का अवसर मिला है तो मैं सच कह रही हूँ। और जो मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मेरे मुंह से बहुत आसानी से प्रशंसा नहीं निकलती है। तो जब मैं अपने पद पर थी और किसी की प्रशंसा यदि निकल जाती थी तो उसे ISI मार्क माना जाता था, क्योंकि मैं बहुत आसानी से प्रशंसा कर नहीं पाती हूँ। और सामने महाराज जी, पूरन महाराज जी भी हैं, उनसे भी मेरा रिश्ता उनकी जो प्रतिभा है तबले की। मैं अभी संकट मोचन संगीत समारोह हो रहा था, पहले मेरी शारीरिक क्षमता थी तो मैं चंदौली से आती थी और सिर्फ अपने घर भी नहीं जाती थी, पूरे रात्रि भर संगीत का आनंद लेकर वापस चंदौली सुबह अपनी परीक्षा ड्यूटी में चली जाती थी। और ये संगीत का, शास्त्रीय संगीत का जादू था कि मेरे सारे रोग, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस एंड सो उतनी देर के लिए गायब हो जाते थे। आज पाश्चात्य जगत में संगीत को चिकित्सा में जो कहना चाह रही हूँ उसमें मैं नहीं हूँ, मैं एक उदाहरण, एक टूल हूँ कि संगीत को चिकित्सा के रूप में ले रहे हैं। अभी भारत में पता नहीं कितना इसका प्रोस्पेक्ट हुआ है, लेकिन सचमुच में संगीत एक चिकित्सा भी है।
और शास्त्रीय संगीत का क ख ग आए या ना आए आपको सुनना आना चाहिए, उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए। उसके जैसे आप गुलाब के फूल को देखते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसकी साइंटिफिक सारी संरचना के बारे में जो एक बॉटनी का विद्यार्थी उसको जिस प्रकार से देखता है, आप न देखें। गुलाब के फूल को का सौंदर्य जो दिख रहा है और जो उसका महक है, उसको अगर आपको सिर्फ उसका आनंद लेने की अगर आप में अभिरुचि है, तो मैं शास्त्रीय संगीत से उसी तरह से जुड़ी हूँ। और यकीन मानिए, मैं आपके सामने साक्षात उदाहरण हूँ। मुझ में ढेर सारे शारीरिक और रोग हैं और उनके कुछ मानसिक भी हैं। ये कहने का साहस भी बहुत कम होता है, पर संगीत के जब तक मैं सुनती हूँ और उसके प्रभाव या आनंद में जब तक डूबी रहती हूँ, वो सारे विलुप्त हो जाते हैं जादू की तरह। मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात यही कहनी है, देवाशीष जी सचमुच में बहुत अच्छे शिक्षक है। मैं उनके जिस प्लेटफॉर्म पर मैं उनसे रिलेट करती हूँ, तो मैं भी शिक्षक रही हूँ और अपने मुंह से अपनी तारीफ भी कर ले रही हूँ कि ठीक ठाक रही हूँ। तो इनका शिक्षक रूप जो है और लेखक का जो रूप है, लेखक भी रही हूँ थोड़ी मोटी, तो ये दोनों रूप जो है संगीत, शास्त्रीय संगीतज्ञ तो ये हैं, ये सब इन दोनों रूप जो बहुत विरल हैं, ये सारी चीजें एक साथ मिले, इन सब का काम्बो एक साथ हो, ये निश्चित रूप से विरल है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अधिक क्या कहना, पहले ही मेरे बहुत अच्छे शब्दों में बहुत लोग कह चुके हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके इन गुणों में ईश्वर बाबा और अभिवृद्धि करते रहे, इसका इज नो लिमिट। आओ, वाह वाह, क्या बात है। फोटो खींचो। हाँ, बहुत अच्छा फोटो बनाएंगे। डॉक्टर मनोज तिवारी जी है क्या यहाँ पे? जा चुके हैं?